बिहार में इन दिनों कई ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट मानी जा रही हैं। बिहार में 40 में से 9 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। बचती हैं 31 सीटें और 5 चरण जो बाकी रह गए हैं। इन 5 हुई चरणों में अब बिहार में उन 31 सीटों पर भी वोटिंग होगी। इन्हीं में से एक हॉट सीट मानी जा रही है, वो सीट है काराकाट सीट, जहां से देखा जाए तो अब महामुकाबला नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ एनडीए खेमे से सरल स्वभाव रखने वाले दिग्गज नेता, अनुभवी नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं, वहीं दूसरी ही तरफ सीपीआई एमएल की तरफ से राजा राम सिंह हैं। और ऐसे में खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में है भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर पवन सिंह। और इन सभी का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है आजाद समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने नेता मिथिलेश कुमार सिंह को मैदान में उतार दिया है। आखिरकार यहाँ पर बाजी कौन मारेगा? क्या सरल स्वभाव रखने वाले, तीखे तर्रार बयान नहीं देने वाले उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से जीत हासिल कर जाएंगे, या फिर ग्लैमर के दम पर पवन सिंह बाजी मार लेंगे? इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। जैसा कि आप जानती हैं कि नगीना सीट पर देखा गया है ताल ठोकने वाले चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश से बाहर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार की राजनीति में अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। अब तक चंद्रशेखर आजाद ने तकरीबन 17 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। लिस्ट जारी की जा रही है बार बार भीम आर्मी की तरफ से। और अब यहाँ पर जो आजाद खेल खेल रहे हैं, 5 सीटें हैं बिहार में ऐसी जिस पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वाल्मीकि नगर है, महाराजगंज है, इसके अलावा यहाँ पर नालंदा है, समस्तीपुर है और काराकाट है। काराकाट सीट पर हम देख रहे हैं कि पवन सिंह 2 दिवसीय आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं और अब वह कहते हैं कि मैंने ऐसे गाने गाए हैं, मैंने ऐसे देशभक्ति गाने गाए हैं, भक्ति सॉन्ग गाए हैं, जिससे कि मुझे यहाँ पर बच्चे से बच्चे का समर्थन मिल रहा है। तो उनकी जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा जाता है पवन सिंह के बारे में कि ग्लैमर के दम पर क्या उन्हें जीत मिल जाएगी, तो वो कहते हैं ग्लैमर से ही सीट पर जीत हासिल नहीं की जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह बन जाता है मन जी, दलित वोट बैंक 19% है बिहार की सियासत में, ओबीसी वोट बैंक है, कुशवाहा वोट बैंक है, हर किसी को साधने की बीजेपी एनडीए खेमे में कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो महामुकाबला है, चारों को लेकर अगर बात कर ली जाए, टक्कर का मुकाबला दिख रहा है या नहीं? देखिए, बिल्कुल पवन सिंह का पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा। आपने कहा कि बहुत देशभक्ति गाने गाए हैं। देखिए, गाने तो उन्होंने गाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देशभक्ति नहीं और भी तमाम तरह के गाने गाए हैं। और जाहिर बात है कि उनको लेकर कई बार उनको शर्मिंदा भी होना पड़ा है। नेहा राठौड़ जिस तरह से उनको लेकर तमाम सारी बातें रखती हैं, तमाम सारे गाने रखती हैं, जाहिर बात है कि देखिए वो एक एंटरटेनर हैं, मनोरंजन करने का उनका पेशा है, काम है। और जाहिर बात है कि अपनी फिल्मों के जरिए, गानों के जरिए वो मनोरंजन करते रहे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है प्रांशी कि क्या इस दम पर उनको वोट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? बड़ा सवाल अपने आप में ये बन जाता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो राजनीति हमेशा जातिगत समीकरणों पर बनती है। और यहाँ पर जो पवन सिंह उतरे हैं, जाहिर बात है कि वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि जिस तरह से मनोज तिवारी ने ये भी कहा कि भाई मैं बात कर लूँगा, मना लूँगा और पवन सिंह को मैं जो है सीट छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। लेकिन पवन सिंह कहते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं मेरी माँ को वचन दे चुका हूँ और उस वचन को मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा, इसीलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। तो यहाँ पर तकरार जो है वो अब देखनी जा रही है आपस में, अगर देखा जाए पवन सिंह और मनोज तिवारी के बीच में, क्योंकि अभी भी पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से ना तो कोई नोटिस दिया गया है, ना कोई निष्कासित करने का कोई ऐलान किया गया है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण वाली बात यही है कि क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या बीजेपी के इशारे पर लड़ रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है उसको कमज़ोर करने के लिए पवन सिंह को यहाँ से उतारा गया है। वहीं अगर हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की, तो जाहिर बात है कि वो भी बिहार में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। और जिस तरह से 4-5 सीटों के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसमें काराकाट की जो सीट है वो इसलिए अहम हो जाती है कि यहाँ से एनडीए प्रत्याशी जो है उपेंद्र कुशवाहा वो भी नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो एक सभा में जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हम आपको वोट नहीं देंगे, आपने हमारे यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कराया। तो इस तरह की जो आपस की कह सकते हैं कि जो तकरार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में हो सकता है कि आज़ाद समाज पार्टी इसमें कह सकते हैं आग में घी डालने का काम करती हुई नजर आ रही है कि उन्होंने अपना प्रत्याशी मिथिलेश के रूप में यहाँ से उतार दिया है। और जाहिर बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो दलित और कह सकते हैं पिछड़ा वर्ग है उसको साधना चाहते हैं, और यहाँ पर पवन सिंह की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। वहीं अगर हम
इंडिया गठबंधन की बात करें तो राजाराम उनके यहाँ से इस पद पर कह सकते हैं सीट के ऊपर बतौर प्रत्याशी उतरे हुए हैं। तो कई कह सकते हैं समीकरण बनते हुए सीट के ऊपर नजर आ रहे हैं, लेकिन पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद के प्रत्याशी यानी कि हम मिथिलेश को भी साथ में जोड़ लें तो अपने आप में ये मुकाबला जो है अब कई कह सकते हैं एंगल लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पवन और उपेंद्र कुशवाहा का मुकाबला नहीं रह गया। इसमें एनडीए का पक्ष भी है, इसमें पवन सिंह का पक्ष भी है, इंडिया गठबंधन का पक्ष भी है और आज़ाद समाज पार्टी की एंट्री के बाद से इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर आपने जो बात कही कि मुकाबला तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर जिस तरह से तीखे बयान देने से पीछे हटते हुए नजर आए। बीते कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिस वीडियो में देखा गया कि हम आपको तो वोट नहीं देंगे, कि आपके राज्य में हमने देखा है कि किसान यहाँ पर अपनी दुख को बयां करते हुए नजर आए थे और उपेंद्र कुशवाहा काफी शांत स्वभाव में उस वक्त भी नजर आए थे। एक तरफ उनका शांत स्वभाव और दूसरी ही तरफ चंद्रशेखर आजाद जो ताल ठोकने वाले नेता माने जाते हैं, जो गठबंधन में भी अगर कोई मुखिया है जैसे कि अखिलेश यादव ले लीजिए तो वह उन्हें भी नहीं चुनौती देने में चूकते हैं। मायावती को वह बहन जी कहते हैं, मां भी कहते हैं, लेकिन वह चुनाव जीतने के लिए ताल ठोकते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर राजा राम सिंह की बात कर ली जाए, मिथिलेश कुमार सिंह जो आजाद की तरफ से मैदान में उतरे हैं और ऐसे में यहाँ पर पवन सिंह राजपूत वोट बैंक को साधने का काम कर रहे हैं। पवन सिंह दूसरी ही तरफ दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में चंद्रशेखर आजाद हैं। उपेंद्र कुशवाहा हैं जो कुशवाहा वोट बैंक को साध रहे हैं, लंबे वक्त से चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं और मोदी सरकार में वह मंत्री पद पर भी नजर आए हैं। यहाँ पर अब सवाल ये बन जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे यहाँ पर पवन सिंह हो। पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया जा रहा था बीजेपी की तरफ से। मनोज तिवारी हाल ही में बड़ा बयान देते हुए नजर आए और उनके बयान को लेकर पवन सिंह ने भी बात रखी। अब यहाँ पर पवन सिंह ये भी कहते हैं कि आखिरकार मोदी जी के नाम पर वोट बैंक कब तक बटोर लेंगे। और दूसरी ही तरफ बात ये भी आ जाती है कि पवन सिंह को कहीं ना कहीं बीजेपी बैक से सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ जाए। क्या यहाँ पर बीजेपी की एक अहम रणनीति रही है पवन सिंह को कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाने की कोशिश के लिए? देखिए, बिल्कुल पवन सिंह को लेकर कोशिश हो सकती है, लेकिन देखिए पूरे के पूरे अगर माहौल पे आप गौर करें तो एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और उन्हीं को कह सकते हैं जब सीट बंटवारा हुआ तो एकमात्र सीट मिलती है और वो भी काराकाट की सीट मिलती है। चुनाव में जाते हैं, प्रचार प्रसार शुरू करते हैं, तभी अनाउंसमेंट करते हैं पवन सिंह की मैं भी चुनाव में जाऊंगा और काराकाट से चुनाव लड़ता हुआ नजर आऊंगा। तो तमाम जो सियासत के जानकार हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पर शिकंजा कसने के लिए बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार किया है और पवन सिंह को उनके खिलाफ उतार दिया। चूंकि देखिए पवन सिंह भी बीजेपी के नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तक भी बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आपने देखा कि आसनसोल से उनको बोला जाता है भाई आप जाकर चुनाव लड़िए, लेकिन मना कर देते हैं। और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो यही नजर आती हैं कि क्या बीजेपी के अंदर खाने में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और क्या बीजेपी ही ये चाहती है कि छोटी मोटी जो पार्टियां उनके ऊपर पूरी तरह से कब्जा किया जाए। आप देखिए कि जेडीयू जो 16-17 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ा था, जीता भी था, इस बार उसको काबू में लाने के लिए चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी जाती हैं। तो ये सब समझ में आता है कि आने वाले दिनों के हिसाब से आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी तमाम तरह से अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। अपना दबदबा कायम कराने के लिए वो हर दल को साधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में अपने लिए कोई ना कोई जगह तलाशते हुए नजर आते हैं, उनको भी बीजेपी ने अपने साथ मिलाया और काराकाट सीट पर उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया। लेकिन वहीं से पवन सिंह को उतारे जाने का जो तर्क है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो पवन सिंह कहते हैं कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, जब लड़ना ही चाहते हैं तो आरा से चुनाव क्यों नहीं लड़ते जो उनकी मातृभूमि और जो जन्मभूमि भी है। तो ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो उठकर सामने आ रहे हैं कि क्या ये पूरा का पूरा जो खेल है ये बीजेपी का है, क्या बीजेपी ही उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। ये भी अब तमाम तरह के आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं और साथ में उपेंद्र कुशवाहा जो अब राजनीति के कह सकते हैं ढलान पर नजर आते हैं, तो यहाँ पर क्या उनकी राजनीति को बिल्कुल खत्म करने पे बीजेपी आमादा हो गई। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अब एनडीए को लेकर भी उठ रहे हैं कि साथ में जो उनके दल हैं उनको क्या बीजेपी मजबूत करना चाहती है या उनको पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। आप देखिए मांझी को भी एक सीट दी जाती है और लगातार मुकेश सैनी कहते रहते हैं कि भाई हमें भी 1-2 सीटें दो, लेकिन उनको नहीं सीटें दी जाती हैं। तो जिस तरह से बीजेपी ये पूरे का पूरा खेल खेलती हुई नजर आ रही है बिहार के अंदर, उसमें जो छोटे दल हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान दिखाई पड़ता है। वहीं पवन सिंह जिस तरह से चुनाव में गए हैं, जिस तरह चुनाव में उन्होंने प्रवेश किया है, वो हर किसी गले नहीं उतर रहा है कि एक तरफ तो आप मना करते हो, एक तरफ बीजेपी को टिकट वापस कर देते हो, फिर दूसरी तरफ कहते हो कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो ये जो उनकी कह सकते हैं कि पल पल जो बदलने वाली भाषा शैली है
फिर बीजेपी के मनोज तिवारी कहते हैं कि वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसको मना लूंगा, लेकिन पवन सिंह कहते हैं कि मैं कोई मानने वाला नहीं हूं। तो कई तरह के जो बयानबाजियां हैं वो किसी के भी गले नहीं उतर रही हैं और लगातार यही लग रहा है कि क्या जो पवन सिंह हैं ये किसी इशारे पर काम कर रहे हैं या वाकई इनको कह सकते हैं कि राजनीति में इतनी रुचि हो गई है कि वो जो है एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ भी पूरा मोर्चा खोलने को तैयार हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर आखिरी सवाल ये बन जाता है कि जो वोट बैंक की अगर बात कर ली जाए तो इस सीट पर वोट बैंक कितना भारी नजर आ रहा है, क्योंकि पवन सिंह कहते हैं कि यहाँ पर बुजुर्गों का साथ उन्हें मिल रहा है क्योंकि उन्होंने देशभक्त और देखा जाए भक्ति गीत गाए हैं। बच्चे बच्चे का समर्थन मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स भी उनके खेमे में आ जाते हैं। अब यहाँ पर सीटों पर वोट बैंक की बात कर ली जाए, 2019 के लोकसभा चुनाव के मुताबिक सामने आया कि 17,71,254 वोट यहाँ पर रहा है और इसमें से 8,33,819 जो है वो पुरुष वोट बैंक है और इसके अलावा 9,37,378 जो है वो महिला वोट बैंक है। और ऐसे में देखा जाए तो वोटर्स यहाँ पर अब इंक्रीज भी हो चुके हैं। क्या पवन सिंह यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे इन वोट बैंक के आधार पर, या फिर दलित वोट बैंक की बात कर ली जाए जो 19% है, जिस साधने के लिए कई राजनीतिक दल एकजुट हो गए, इंडिया गठबंधन यहाँ पर बन गया, या फिर वह अपनी तरफ खींचते हुए नजर आएंगे उस दलित वोट बैंक को, या फिर चंद्रशेखर आजाद वाकई में खेल यहाँ पर कर ही देंगे? देखिए, खेल कर तो नहीं देंगे लेकिन बिगाड़ जरूर देंगे, क्योंकि उनके पास अगर वोट बैंक में कुछ भी सेंधमारी करते हैं तो वाकई कई प्रत्याशियों के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। आपने जिक्र किया कि जिस तरह के गाने का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, देखिए पवन सिंह एक कह सकते हैं कलाकार हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक कह सकते हैं हीरो भी हैं, गायक भी हैं और तमाम तरह से अपने कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के जरिए लोगों का मनोरंजन करते हैं। लेकिन सिर्फ ये योग्यता काफ़ी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। आपने देखा कि सनी देओल जब गुरदासपुर में चुनाव लड़ने जाते हैं तो कहा जाता है कि भाई सनी देओल जो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, नल उखाड़ लेते हैं, सकीना को वहाँ से ले आते हैं, ऐसे तमाम सारे कह सकते हैं उस समय बातें चलती हैं। लेकिन देखिए, ये सब बातें पर्दे के लिए अच्छी लगती हैं और पर्दे तक ही ये सब सीमित रहे तो बेहतर है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको काम करना पड़ता है। आप देखिए, हेमा मालिनी से जब पूछा जाता है कि भाई आप लोगों के बीच में क्यों नहीं जाती चुनाव से पहले, कहती है मेरे जाने का कोई मतलब नहीं है, मेरा काम है मीटिंग में जाना और जो है कह सकते हैं कि जो संसदीय बोर्ड की मीटिंग होती है वहाँ बैठना। तो ऐसे जो सवाल हैं ये बताते हैं कि जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करना कितना ज़रूरी है। देखिए, सिर्फ स्टार के नाम पर आप टिकट दे देते हैं, ये किसी भी पार्टी के लिए है कि ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि वो जो स्टार है या खिलाड़ी या कोई भी और एक्टिविटी में है वो कितनी समाज सेवा करता है, क्योंकि इसी के लिए वो कहीं ना कहीं चुनाव में उतर रहा है। लेकिन अगर वो यही नहीं कर पाएगा तो फिर चुनाव में आने का कोई मतलब है नहीं। वाकई अब यही देखना होगा कि जमीनी स्तर से जुड़े रहने वाले चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशी को जिता ही देंगे, या फिर यहाँ पर देखा जाए तो अपने फैंस के मुताबिक यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे पवन सिंह, या फिर सरल स्वभाव रखने वाले उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से बाजी मारेंगे। सीपीआई एमएल की तरफ से राजा राम सिंह भी मैदान में है। देखते हैं कि आखिरकार काराकाट सीट पर कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।